फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज संगीतकार ओमकार प्रसाद नैयर की बात करेंगे, यानी ओपी नैयर की बात करेंगे। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल। मिस्टर दिल बड़ी मुश्किल में तूने आज डाला, यार जुल्फों वाले दिलदार जुल्फों वाले बाने यार मंतूर की। हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चल जाइए, आप कहाँ जाएंगे। ओपी नैयर का जन्म 16 जनवरी 1926 लाहौर में हुआ। उनका बचपन स्ट्रगल से भरा था। था 1.5 साल मेरे को हुपिंग कफ रही, फिर ब्लड डिसेंट्री आई हैड फॉर 3 years, 3 consecutive टाइफाइड्स, बिटन बाय ए मैड डॉग। बीमारियों ने उन्हें कई बार घेरा। माँ बाप भी सख्त थे। इन सब बातों ने उनके अंदर एक जिद सी भर दी कि मुझे एक दिन कुछ बनना है, नॉर्मल से ज्यादा हासिल करना है। एक शुरुआत हो गई। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से ओपी नैयर ने एक गायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। लाहौर में एक सिंगर के तौर पर मशहूर हो गए। वहीं उनकी मुलाकात स्टेज डांसर और गीतकार सरोज मोहिनी से हुई थी। कहा जाता है कि सरोज ने ही गाना लिखा था प्रीतम आन मिलो, जो ओपी नैयर का कंपोज किया सबसे पहला गाना था, जिसे CH आत्मा ने गाया था एक नॉन फिल्म एल्बम के लिए। ये 1945 की बात है। ये गाना बहुत हिट हुआ। इस गाने से CH आत्मा तो बहुत फेमस हो गई। ओपी नैयर के बारे में लोग नहीं जानते थे। ओपी नैयर और सरोज मोहिनी की शादी कब हुई, इसकी कोई ऑथेंटिक डेट सामने नहीं आती। खैर, ओपी नैयर ने कहा था कि मैं दिखने में बहुत सुंदर था, इसलिए ख्याल आया कि मुझे फिल्मों में हीरो बन जाना चाहिए। लाहौर में ही ओपी नैयर की दोस्ती श्याम से थी। श्याम फिल्म एक्टर थे। उनका पूरा नाम था श्याम सुंदर चड्ढा। श्याम ने ओपी नैयर को शशाधर मुखर्जी से मिलवाया, ये कहकर कि इन्हें म्यूजिक का शौक है, कंपोजर बनना है, इनका टेस्ट ले लीजिए। ओपी नैयर ने कहा वो बाद में, पहले आप मेरा स्क्रीन टेस्ट लीजिए, मुझे हीरो बनने का शौक है। ओपी नैयर का स्क्रीन टेस्ट हुआ। उसे देखकर खुद ओपी नैयर को लगा कि दिखने में तो मैं ठीक हूँ, पर पर्दे पर हीरो आने वाली बात नहीं है। उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं म्यूजिक कंपोजर बनूंगा। S मुखर्जी ने कहा ठीक है, तुम्हें एक गाना देते हैं, उसकी धुन बनाओ। ओपी नैयर ने बताया था कि राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ गाना था। ओपी नैयर ने उस गाने की धुन बनाई, लेकिन शशाधर मुखर्जी को पसंद नहीं आई। ओपी नैयर के हाथ से यह मौका निकल गया, पर उन्होंने ठान लिया था कि संगीतकार तो बनना ही है। श्याम की मदद से ही उन्हें 1949 की फिल्म कनीज का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने का मौका मिला। फिर 1952 में DM पंचोली की फिल्म आसमान से वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। उसके बाद छम छमा छम इस फिल्म का संगीत तैयार किया, लेकिन जनता में उनका संगीत पॉपुलर नहीं हो रहा था। उन्हीं दिनों उनकी दोस्ती गुरुदत्त से हो गई। गुरुदत्त ने उन्हें अपनी फिल्म बाज का म्यूजिक तैयार करने का मौका दिया। बात अभी भी नहीं बनी, पर गुरुदत्त की अगली फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। फिल्म थी आर पार। ये 1954 में आई। इस फिल्म का संगीत हिंदुस्तानियों के दिल के आर पार हो गया। बाबूजी धीरे चलना, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है। लो मैं हारी पिया, सुन 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 जालिमा, अरे वाह ऐसा कैसा होगा। अभी मैं जवान। फिर अगले साल गुरुदत्त की ही फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के संगीत ने ओपी नैयर को और ज्यादा पॉपुलर कर दिया। इस फिल्म में ओपी नैयर ने अपना पहला कंपोज किया गाना प्रीतम आन मिलो फिर से बनाया। इस बार गीता दत्त ने गाया। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, तबीयत मचल मचल गई, ठंडी हवा काली घटा खाली गई झूम के। चल पिए बंदा नवाज, इधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है। दुनिया न जान जाए कोई पहचान जाए, बुझा तो ये नैना बाबू किसी के लिए है। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। प्रीतम आन मिलो।
ओपी नैयर को गुरुदत्त के साथ साथ और भी निर्माता साइन करने लगे थे, पर गुरुदत्त की प्रोडक्शन में ओपी नैयर के संगीत पर कुछ और भी ज्यादा निखार आ जाता था। गुरुदत्त की प्रोडक्शन में बनी राज खोसला निर्देशित CID के म्यूजिक ने फिर दुनिया पर जादू चला दिया। शुरू में ओपी नैयर को रिजेक्ट करने वाले S मुखर्जी भी अब ओपी नैयर को मान चुके थे। उन्होंने नैयर साहब को हम सब चोर हैं, फिर उसके बाद नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म तुमसा नहीं देखा का म्यूजिक तैयार करने के लिए कहा। इस दौरान BR चोपड़ा भी ओपी नैयर के म्यूजिक के जादू से बच ना सके और नया दौर का सदाबहार म्यूजिक बनाने का सेहरा फिर ओपी नैयर के सिर बंधा। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। ये देश है दुनिया का गहना, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, दिल लेके दगा देंगे। ठीक इसी तरह जब शक्ति सामंत एक बड़ा प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने जा रहे थे तो उन्होंने नैयर साहब के संगीत की मदद लेने का फैसला किया। फिल्म थी हावड़ा ब्रिज। 1958 में एक फिल्म आई थी रागिनी, जिसमें रफी साहब का बड़ा खूबसूरत गाना था। रफी साहब की आदत थी कि वो अपनी गायकी परफेक्ट चाहते थे, इसलिए गाना रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने सुना तो उन्हें कुछ कमी नजर आई। उन्होंने नैयर साहब से कहा कि गाना दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। नैयर साहब ने कहा कि गाना परफेक्ट है, अब दुनिया इस गाने को ऐसे ही सुनेगी। गाने की एक खूबसूरती और है कि आवाज रफी साहब की है और चेहरा किशोर दा का। मन मोरा बाबरा निस दिन गाए गीत मिलन के। ओपी नैयर देव आनंद और दिलीप कुमार स्टारर फिल्मों में संगीत दे चुके थे, पर उस दौर की फेमस तिकड़ी के तीसरे स्टार राज कपूर के साथ मौका नहीं मिला था। फिर ऐसा मौका सामने आया जब ओपी नैयर ने राज कपूर स्टारर फिल्म का म्यूजिक बनाया। शायद ये इकलौती फिल्म है जिसके हीरो राज कपूर थे और संगीतकार नैयर साहब। इसके अलावा उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। फिल्म थी दो उस्ताद। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये न पूछो मेरी जान है कराया कितना। उस दौर में सभी संगीतकारों का अपना अपना अंदाज था, लेकिन शंकर जयकिशन के संगीत में मास अपील सबसे ज्यादा थी। इसलिए जब ओपी नैयर के संगीत का जादू हिंदुस्तानियों पर छा गया तो इसका सीधा असर शंकर जयकिशन पर पड़ा। उनका कहना था कि नैयर ने कहीं से संगीत सीखा तो है नहीं, इसलिए उसे संगीत की समझ नहीं है। कहते हैं नैयर साहब पर ताना कसते हुए शंकर जयकिशन ने लव मैरिज के लिए एक गाना बनाया, 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना। 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। लव मैरिज 1959 में आई और बहुत जल्द नैयर साहब ने इस गाने का जवाब दे दिया। 1960 की फिल्म थी कल्पना। इसके लिए ओपी नैयर ने राग ललित पर आधारित एक क्लासिकल गीत बनाया। मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की गायकी हो, राग ललित हो, गीत कैसा बना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंग लगाओ प्यास बुझाओ, दिया हो कर प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। ये वो दौर था जब ओपी नैयर अपनी पॉपुलैरिटी की चरम सीमा पर थे। बहुत लोग मानते हैं कि इसी दौर में उनका घमंड भी चरम सीमा पर था। इसी के चलते नैयर साहब की रफी साहब से भी अनबन हो गई। रफी साहब शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग की वजह से ओपी नैयर की रिकॉर्डिंग पर थोड़ा देर से पहुंचे, तो नैयर साहब ने कहा कि अब शंकर जयकिशन के साथ ही गाओ, मैं तुमसे नहीं गवाऊंगा। इस बारे में यूट्यूब पर कई वीडियोस बने हुए हैं। खैर, इन दो महान कलाकारों की अनबन ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। एक दिन रफी साहब खुद ही नैयर साहब के घर पहुंच गए थे। दोनों गले मिले, रोए और पुरानी नाराजगी खत्म की। इस मिलन का असर सामने आया और नैयर साहब ने फिर से अपने फेवरेट रफी साहब से गवाना शुरू कर दिया। नाराजगी खत्म होने के बाद
जो पहला गाना रफ़ी साहब ने ओपी नैयर के लिए गाया था वो एक बार मुस्कुरा दो का गाना था। जमाने की आंखों ने देखा है यारो, जमाने की आंखों ने देखा है यारो। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ओपी नैयर के पसंदीदा गायक रहे। हालांकि उनका कहना था कि लता मंगेशकर भारत के संगीत के लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन आपसी अनबन के कारण दोनों में से कभी भी कोई झुका नहीं। ओपी नैयर के संगीत में लता का कोई भी गाना नहीं है। इस बारे में डिटेल में एक एपिसोड इस चैनल पर बना हुआ है, आप आई बटन में उसका लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। 1974 में फिल्म आई प्राण जाए पर वचन ना जाए, जिसके सभी गाने आशा भोसले ने गाए। इसमें कोई मेल सॉन्ग नहीं था। इस फिल्म का गाना था चैन से हमको कभी, जो फिल्म में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस गाने के लिए आशा भोसले को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला था। ये गाना आशा भोसले का ओपी नैयर के लिए गाया आखिरी गाना था। इसके बाद दोनों के बीच अनबन हो गई थी। बस यहाँ से ओपी नैयर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 70 के दशक में नैयर साहब ने बहुत कम काम किया। उस दौर के कई बड़े स्टार्स के लिए उन्होंने कोई गाना नहीं बनाया। उनके संगीत की बहुत फेमस बात है कि तांगे के चलने की आवाज जैसा रिदम उन्होंने बहुत बार इस्तेमाल किया। पेट की दुक्की पान का इक्का, ओ सच कहता हूँ बहुत हंसी हूँ, तो हमने लाख हंसी देखे हैं के साथ तुम्हारा। 1994 में आई फिल्म जिद उनकी आखिरी फिल्म थी। कुल मिलाकर उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों का संगीत तैयार किया। उनकी अनबन का सिलसिला ऐसा रहा कि आखिरी दिनों में नैयर साहब के अपने परिवार से भी अनबन हो गई और वो अपना घर छोड़कर फाइनली किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगे थे। 28 जनवरी 2007 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर उनका संगीत तब तक रहेगा जब तक दुनिया में संगीत रहेगा। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।